हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट हो रहे हैं वो कंबाइंड सेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो प्लीज़ पूरा फोकस इन प्रैक्टिस सेट पर दीजिए, ठीक है। और जितने भी आपकी क्लासेस हो गई हैं उनको रिवीजन करते रहिए, ओके। तो आज हम ICT एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसमें सभी के 10 क्वेश्चन हैं, टोटल 30 क्वेश्चन का ये सेट है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी बच्चे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे थोड़ी सी जो और बच्चे हैं उनको भी क्लासेस प्रोवाइड हो पाएँ, उनको भी क्लासेस मिल पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? एकीकृत परिपथ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो वो क्या कहलाता है? जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ओके। बैकअप क्या है? सूचना बैकअप पुनर्स्थापित करना, किसी सिस्टम की जानकारी की सटीक प्रतिलिपि, सिस्टम क्रैश या विफलता की स्थिति में सिस्टम को चालू करने और चलाने की क्षमता, या ये सभी। तो बैकअप क्या होता है कि अगर आपका कोई डेटा खो गया, आप उसका बैकअप अगर लगा देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आने पर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी डेटा आपने बैकअप पर लगाया है वो वापस आ जाता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम की अगर सटीक जानकारी लेनी है तो भी आप बैकअप से के थ्रू ले सकते हैं। सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है तो भी आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो बैकअप फाइल्स होती हैं वो रीस्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी इनका ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, बाहरी डेटाबेस है, जो एक्सटर्नल डेटाबेस है उसको क्या कहते हैं? एक्सेल में डेटाबेस बनाया गया, DBMS पैकेज का उपयोग करके डेटाबेस बनाया गया, MS बोर्ड में डेटाबेस बनाया गया, या ऊपर के सभी। तो जो बाहरी डेटाबेस होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS की जो फुल फॉर्म है उस पैकेज का उपयोग करके जो डेटाबेस बनाया जाता है उसको हम बाहरी डेटाबेस कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश खोज विधि डेटाबेस में एक विशिष्ट शीर्षक, डोमेन, URL या होस्ट के लिए आयोजित की जाती है। क्या की जाती है? तो ये यहाँ पर मैदान नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में फील्ड देख लीजिएगा, ठीक है। कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिश्रित, क्या कहा जाता है उनको? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फील्ड होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, दस्तावेजों को चिपकाने की शॉर्टकट कुंजी। तो भाई यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, पेस्ट द डॉक्यूमेंट। किसी भी शॉर्टकट की बतानी है जो पेस्ट द डॉक्यूमेंट के लिए होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+V का, Ctrl+A का, Ctrl+B या Ctrl+K। तो शॉर्टकट कौन सी होती है पेस्ट के लिए? Ctrl+V होती है, ओके। शॉर्टकट की क्लास भी कराई है एंड उसका एक प्रॉपर PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतिम क्रिया को दोबारा करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+U या Ctrl+N। तो आपको पता होगा अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+Z होती है। और रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Y, ठीक है। ये अंडू और रीडू इन दोनों की ही शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। अंडू के लिए Z होती है Ctrl+Z और रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कोडेक का तात्पर्य है। कोडेक का तात्पर्य क्या होता है? सांकेतिक शब्दों में बदलने वाला डिकोडर यानी कि कोडर डिकोडर, सह घोषणा यानी को डिक्लेरेशन, आदेश घोषणा, कमांड डिक्लेरेशन या कमांड डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडेक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। कोडक मीन्स होता है कोडर डिकोडर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह उपकरण जिसे बिना केबल का उपयोग के लिए किए नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? मतलब उस नेटवर्क को ऐड करने में आपको वायर की ज़रूरत नहीं होती है। वितरित उपकरण, केंद्रीकृत उपकरण, ओपन सोर्स डिवाइस या वायरलेस डिवाइस। तो वायर की ज़रूरत नहीं है तो कौन सी डिवाइस हो गई? वायरलेस डिवाइस हो गई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी है।
सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरटी की फुल फॉर्म बतानी है। कैथोड रे ट्यूब होती है, केंद्र रे ट्यूब होती है, कंप्यूटर रे ट्यूब होती है या कॉम्पैक्ट रे ट्यूब होती है? तो राइट ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब। ओके, एफपीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिएगा, फ्रेम्स पर सेकंड, फ्रेम्स पर सिक्योरिटी, फ्रेम्स पर सॉफ्टवेयर, फ्रेम्स पर सिस्टम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है फ्रेम्स पर सेकंड होती है। ओके, नेक्स्ट नॉलेज ऑफ एक्ट के क्वेश्चंस हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? तो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, आर्टिकल नहीं, कितने चैप्टर्स हैं इसमें? तो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 9 हैं। तो टोटल 7 जो आपके चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और महिला शब्द को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या सेक्शन 11? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में राइट ऑप्शन सी है, सेक्शन 10 में भारतीय दंड संहिता में पुरुष और महिला शब्द को परिभाषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो उनकी आयु आपको बतानी है, 5 वर्ष से 15 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या 4 से 14 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है? अभी आपने एज बताई है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को ये शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। अब आपको ये बताना है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो कितने से कौन सी क्लास तक होती है। ओके, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक, पहली से 6ठी, पहली से 8वीं कक्षा तक या पहली कक्षा से पहले की जो शिक्षा होती है उसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा बोली जाती है फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की जो शिक्षा होती है उसको। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम आपको बोलते हैं कि पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य काफ़ी अच्छे से उनके सभी आर्टिकल्स पता होने चाहिए, बिकॉज वो आपके चिल्ड्रन से भी रिलेटेड हैं, महिलाओं से भी रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर जो RTE एक्ट 2009 है उसमें धाराएं हैं 39। ओके, 38 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। कितनी धाराएं हैं? 39 धाराएं हैं। ओके, शिक्षकों के लिए कर्तव्यों का वर्णन बच्चों को की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किया गया है। तो ये कौन से सेक्शन में है? शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं वो किस सेक्शन में रखे गए हैं ये बताना है। सेक्शन 24, 25, 26, 27। तो शिक्षकों के कर्तव्यों को रखा गया है सेक्शन 24 में। ओके, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 स्कूल विकास योजना, जिसको हम स्कूल डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, वह किस सेक्शन में है? सेक्शन 20 में, सेक्शन 21 में, 22 में या 23 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 22 में है। ठीक है, कि जो स्कूल विकास योजना है उसको 22 में रखा गया है और शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं वो 24 में रखे गए हैं। ओके, बच्चों की परीक्षा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में जो प्रावधान है वह किस सेक्शन में रखा गया है? सेक्शन 28, 29, 30, 31। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो 30 है। ठीक है, सेक्शन 30 में बच्चों की जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है और कंपटीशन के जो सर्टिफिकेट हैं उनको रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रति व्यक्ति शुल्क बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में परिभाषित है। मतलब प्रति व्यक्ति शुल्क मतलब पर स्टूडेंट से कितनी फीस ली जा रही है वह किस सेक्शन में रखा गया है? सेक्शन 2B, 2C, 2D या 2Z में?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2B है। धारा 2B में प्रति व्यक्ति शुल्क बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में परिभाषित है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिथि सुरक्षा का ध्यान रखना, सफाई या यांत्रिक खराबी की देखभाल करना जिसे सफाई के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया हो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सफाई कैसी हो रही है ये देखना, अगर कोई यांत्रिक खराबी है तो उसको ठीक करना, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये हॉस्टल वार्डन की होती हैं। तो कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रत्येक कमरे की जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक कमरे की जांच कब की जानी चाहिए? हफ्ते में 2 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार या प्रतिदिन 3 बार? तो दिन में 1 बार कमरे की जांच की जानी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। खाद्य सेवा संचालन के लिए सफाई और महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? चित्रकारी, सैनिटाइजेशन, शेविंग, एक तरफ रखना, पुटिंग अवे, ये नहीं। सफाई और सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संपर्क सतह और उपकरणों को स्वच्छ करने के लिए स्वीकृत है? मरकरी, जस्ता, क्लोरीन या ऊपर के सभी? मतलब जितने भी फूड सरफेस हैं उनको किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए? क्लोरीन से साफ़ करना चाहिए। ओके, जितने भी आपके खाने से संबंधित सरफेस हैं, इक्विपमेंट है, उन सभी को क्लोरीन से साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना, संगठन के विभाग का प्रशासन करना या ऊपर के सभी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन डी है। संगठन का मतलब होता है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करता है, मामलों को नियंत्रित करता है और संगठन के विभाग का प्रशासन भी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक अच्छा प्रबंधक पर्यवेक्षक हमेशा सही उत्तर नहीं जानता होगा, लेकिन उसे पता होगा कि इसे कैसे खोजना है। तो ये जो कथन है, क्या ये सही है, असत्य है, या सही भी है, गलत भी है, ढुलमुल प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये कैसा कथन है? सत्य है। ओके, क्वेश्चन 27। पर्यवेक्षक कर्मचारी के प्रदर्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यवेक्षक कर्मचारी को लक्ष्य निर्धारित करने दें, लक्ष्य उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, कर्मचारी का कल्याण करना या कर्मचारियों के प्रदर्शन की तुलना करना? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन ए है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक और कर्मचारी होते हैं वो बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, हॉस्टल के कांटेक्ट में होते हैं, उनको पता होता है कि किसी भी समस्या को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, तो उनको ही लक्ष्य निर्धारित करने दें। ठीक है, नेक्स्ट है, एक छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में छात्र सुरक्षा के संबंध में आपकी प्राथमिक चिंता क्या है? मनोरंजक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, छात्रावास के कमरों का उचित आवंटन, प्रभावी अनुशासनात्मक उपाय लागू करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 29। एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास निवासियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए? मुद्दों को सुलझाने के लिए शारीरिक टकराव को प्रोत्साहित करें? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने से बचें, तो बचना नहीं है। संघर्ष में मध्यस्थता करें और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें। ये ठीक लग रहा है, बट नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए इसमें शामिल दोनों पक्षों को दंडित करें। तो दंड नहीं देना है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है कि संघर्ष में जो भी संघर्ष हो रहा है उसमें आप बीच बचाव करें, मध्यस्थता करें और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। छात्रावास पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर वो अपने माँ पिता से बाहर आते हैं, दूर आते हैं, तो उनमें जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे अगर आप ऐसे हॉस्टल वार्डन वहाँ पर अपॉइंट हैं?
तो स्थिति पर ध्यान न दें, क्योंकि ये पर्यवेक्षक की चिंता का विषय नहीं है। प्रत्येक बच्चा पर्यवेक्षक की चिंता का विषय है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल वार्डन की बनती है हर बच्चे की। किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए छात्रों को तुरंत निष्कासित कर दें, तो ये भी नहीं है। छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों से के पास भेजें। छात्र से सीधे सामना करें और स्पष्टीकरण की मांग करें। बच्चा खुद परेशान है, अगर आप उसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों के पास भेजेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन सी है। तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस थे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सीटेट की भी क्लासेस हुई हैं, तो जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है उनको भी चैनल को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।